मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की चर्चा करें। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा और प्रकृति के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। आज क्षेत्र पर अपना ध्यान हम फोकस केंद्रित करते हैं। किसी भी विषय का एक निश्चित क्षेत्र होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका कोई ओर छोर नहीं है। मानिए कि एक अथाह महासागर है जिसमें आपको तैरना है, डुबकी लगानी है, डूबने से बचना है। इसी प्रकार से इसी राजनीति विज्ञान का एक भाग है तुलनात्मक राजनीति। यह तुलनात्मक अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो इस तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच समानताएं और असमानताएं खोजना है, क्योंकि दुनिया के हर देश में एक निश्चित व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के द्वारा शासन का संचालन होता है। पूरे देश में जनता पर शासन होता है और जनता भी उस व्यवस्था के अनुरूप अपना आचरण करती है। तो विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं के बीच समानताएं और असमानताएं खोजना और इसके लिए उत्तरदायी कारण जानना। देखिए, भारत में प्रजातंत्र है, पाकिस्तान में भी तथाकथित रूप से प्रजातंत्र है, बांग्लादेश में भी प्रजातंत्र है, अमेरिका, इंग्लैंड आदि विकसित देशों में भी प्रजातंत्र है। तो विभिन्न देशों की प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार के अंतर होते हैं। भले ही सैद्धांतिक रूप से इन देशों में लोकतंत्र है, इनका लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष बिल्कुल समान है इन देशों में, दुनिया के सभी देशों में, लेकिन जब हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो इनके बीच जमीन आसमान का अंतर पाते हैं। किसी भी दो देश की शासन व्यवस्था का व्यावहारिक रूप एक समान नहीं हो सकता। तो असमानता का कारण क्या है, इसके लिए उत्तरदायी कारणों को जानना और फिर तथ्य और आंकड़ों पर अपने अध्ययन को केंद्रित करना। तथ्य और आंकड़े, मूल्य नहीं, क्योंकि मूल्यात्मक अध्ययन आपका सापेक्ष अध्ययन होता है, पक्षपात पूर्ण अध्ययन होता है, क्योंकि एक निश्चित कसौटी पर आप किसी चीज को कसते हैं। लेकिन जब मूल्य मुक्त अध्ययन करते हैं, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अध्ययन करते हैं, तो आपको सही परिणाम की प्राप्ति होती है। तो तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर अध्ययन करना और उन आंकड़ों को, उन प्राप्त निष्कर्षों को सत्यापित करना, चेक करना कि यह सही है या गलत है। उस सत्यापन के आधार पर निश्चित रूप से भविष्यवाणी करना और भविष्यवाणी के बाद उनका सामान्यीकरण करना कि अमुक अमुक चीजें विभिन्न देशों में एक समान रूप में पाई जाती हैं, यह सामान्यीकरण हुआ और फिर उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करना। ये तुलनात्मक राजनीति की एक मूल विशिष्टता है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन करने के लिए इसके क्षेत्र की आवश्यकता जाननी होती है। तो इसके क्षेत्र पर चर्चा करें। इसके क्षेत्र की चर्चा करते हुए अध्ययन का प्रारंभ होता है सामाजिक पर्यावरण से, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था को देश की अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित करती हैं। क्योंकि मनुष्य के इर्द गिर्द जो भी पर्यावरण है, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी पर्यावरण है, ये सब व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति भी इनको प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो इसके अध्ययन का प्रारंभ पर्यावरण से होता है। कौन कौन से पर्यावरण, जैसे उस देश की भौतिक स्थिति क्या है, जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध वाले देश में आता है या शीत कटिबंध वाले देश में आता है, मतलब कि ठंडा देश है या गर्म देश है, या समशीतोष्ण कटिबंध वाले देशों में आता है। तो भौतिक पर्यावरण का भी पूरा प्रभाव व्यवस्था पर पड़ता है। इसके अलावा उस देश की सामाजिक स्थिति कैसी है, समाज के लोगों का रहन सहन कैसा है, उनके बीच पारस्परिक सामाजिकता किस प्रकार की है, उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, धार्मिक स्थिति कैसी है, संस्कृति किस प्रकार की है, उस देश का इतिहास क्या रहा है, उस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, ये तमाम चीजें राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं।
और राजनीतिक व्यवस्था जो विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है, ये सभी चीजें देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये तमाम चीजें, शैक्षणिक, ऐतिहासिक, ये सभी चीजें उस देश की व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये उस देश की व्यवस्था को प्रभावित करती हैं और व्यवस्था भी इनको प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो ये अध्ययन का प्रारंभ इस प्रकार से होता है। देश की परिस्थितियों का आप पहले अध्ययन करिए, उसके बाद किसी विषय पर आप अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। इस संदर्भ में जीन ब्लांडेट कहते हैं कि इसमें दो प्रकार के विवाद हमारे सामने आते हैं। इसमें पहला विवाद है सीमा विवाद, कि तुलनात्मक राजनीति की सीमा कहां तक विस्तृत या कहां तक सीमित है। तो इसके बारे में जीन ब्लांडेट कहते हैं, इसमें फिर दो भाग हैं इसके। पहला है कानूनी दृष्टिकोण। तो कानूनी दृष्टिकोण का मतलब होता है, जब हम किसी देश की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो यदि हम कानूनी दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे तो हमारा अध्ययन केवल संस्था और संविधान या कानून तक सीमित रह जाएगा। यह कानूनी दृष्टिकोण है। कानूनी दृष्टिकोण पहले हुआ करता था, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, जब तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रारंभ नहीं हुआ था, तब तुलनात्मक राजनीति का कानूनी दृष्टिकोण ज्यादा चलन में था, क्योंकि संविधान का अध्ययन करके हमारे राजनीति शास्त्री अपना निष्कर्ष निकाल लिया करते थे, जबकि व्यवहार में बहुत ज्यादा अंतर विभिन्न देशों में देखने को मिलता था। तो कानूनी दृष्टिकोण सही नहीं है। और दूसरा है व्यावहारिक दृष्टिकोण। व्यावहारिक दृष्टिकोण लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहारवाद, लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना, क्योंकि कोई भी व्यवस्था अपने आप संचालित नहीं होती, उस व्यवस्था को चलाने वाला एक व्यक्ति ही होता है। तो जैसे शासक होंगे, शासक वर्ग की प्रवृत्ति जैसे होगी, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था भी उसी प्रकार की होगी। तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना ज्यादा आवश्यक है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। इंग्लैंड में, अमेरिका आदि देशों में, या जितने भी विकसित देश कहते हैं, वहां की संस्कृति इस प्रकार की, राजनीतिक संस्कृति इस प्रकार की है कि यदि किसी भी नेता पर किसी प्रकार का आरोप लगता है, तो वह सबसे पहले अपने पद से त्याग पत्र दे देता है और अपने आप को पाक साफ करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसकी मानसिकता इस प्रकार की है कि यदि मैं दोषारोपित हूं, यदि मैं किसी विषय पर आरोपित हूं, तो सबसे पहले मुझे आरोप मुक्त होना चाहिए। पद तो कभी भी मिल जाएगा, लेकिन भारत में इसके ठीक विपरीत स्थिति है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपराध की दुनिया में प्रवेश करता है, वह उतना बड़ा नेता बनकर के हमारे सामने उभर कर आता है। तो दोनों की स्थिति अलग अलग है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के देशों में यह व्यवहार की दृष्टि से अंतर पाया जाता है, और यही अंतर राजनीतिक व्यवस्था को अलग कर देता है। और दूसरा है मानक व्यवहार विवाद। मानक और व्यवहार विवाद। मानक कहता है, मानक मतलब अंग्रेजी में इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। मानक और व्यवहार। मानक क्या है? जैसे आप संसद का उदाहरण लीजिए कि संसद की बैठकें वर्ष में 3 बार बुलाई जाती है, और तीनों बार, एक तो बजट सत्र होता है, दूसरा वर्षाकालीन सत्र होता है, तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। इन सत्रों में इतने इतने दिन इसकी बैठकें होती हैं जनरली, जितने भी दिन हो। अब यदि उन सत्रों में यह अपेक्षा की जाती है कि संसद का सत्र नियमित रूप से इतने इतने दिन चलेगा, इतने विधेयक पेश होंगे, इतने विषय पर चर्चा होगी, तमाम चीजें, यह मानक हुआ। व्यवहार क्या है? व्यवहार हम यह देखते हैं कि भारत में संसद के सत्र पूरे हंगामों से स्थगित हो जाते हैं। 2023-24 का बजट सत्र बिना किसी विवाद के, बिना किसी बहस के, बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया बजट। अरबों रुपए, अरबों खरबों का बजट बिना किसी चर्चा के संसद से पारित कर दिया गया, बिना किसी चर्चा के, क्योंकि सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल दोनों ही अड़े हुए थे, हंगामा कर रहे थे। हंगामों के कारण संसद की कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। तो ये व्यवहार हुआ। जहां मानक एक प्रकार का हो, व्यवहार दूसरे प्रकार का हो, तो इसका परिणाम एक प्रकार का दूसरे प्रकार से निकलता है।
मानक व्यवहार को प्रभावित करता है, व्यवहार मानक को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से मानक व्यवहार, मानक अलग व्यवहार अलग। यदि मानक के अनुरूप व्यवहार हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मानक अलग हो जाता है, व्यवहार अलग हो जाता है। इसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, सत्तारूढ़ दल की भी, बहुमत दल की भी और विरोधी दल की भी। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि आपस में लोग सुलह कर लें, समझौता कर लें, संसद की कार्यवाही तो कम से कम चलने दे। ऐसा नहीं हो पाता। कई बार सफल भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश बार असफलता ही हाथ लगती है। तो ये सामान्य सी एक चर्चा हुई क्षेत्र के बारे में। अब देखें इसके क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की जाती हैं। इसमें इसके क्षेत्र में विश्लेषणात्मक और अनुभविक अध्ययन किया जाता है। विश्लेषणात्मक और अनुभविक। विश्लेषण का मतलब विवरणात्मक नहीं, विवेचनात्मक नहीं। एक एक चीज की सूक्ष्मता से व्याख्या करके निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। उसको देखा जाता है कि इसका सत्यापन किया जा सकता है कि नहीं। जब तक सत्यापन नहीं होगा तब तक कोई भी पद्धति वैज्ञानिक पद्धति नहीं हो सकती। तो जो भी निष्कर्ष निकाले जाएंगे उसका सत्यापन किया जाएगा, फिर अंतिम सिद्धांत का निर्माण होगा। तो इसका विश्लेषणात्मक और अनुभविक अध्ययन किया जाता है। अनुभविक अध्ययन का मतलब व्यवहार के आधार पर अध्ययन करना। दूसरा है अधोसंरचना का अध्ययन। जब तक पूरे स्ट्रक्चर को आप न देखें तब तक आपका अध्ययन पूरा नहीं हो सकता। तो सिद्धांत भी है, व्यवहार भी है। तो सैद्धांतिक रूप से किस प्रकार से उसका स्वरूप है और उसका व्यावहारिक स्वरूप किस प्रकार से हमारे सामने आता है, दोनों का अध्ययन अच्छी तरह से करना। तीसरा है विकासशील समाज का अध्ययन। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलनात्मक राजनीति सबसे अधिक विकासशील देशों पर फोकस करती है। विकासशील देशों का अध्ययन क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं ये अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित कर चुके हैं और उसमें भविष्य में परिवर्तन होने की बहुत कम संभावना है। जैसे इंग्लैंड में प्रजातंत्र है या राजतंत्र है, जो भी कहिए, उस चीज से वहां की पूरी जनता आत्मसात हो चुकी है। पूरी तरह से उसने इस चीज को स्वीकार कर दिया है कि हमारे देश की यही व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है। इसी प्रकार से अमेरिका में भी अध्यक्षात्मक पद्धति में वो लोग रहते हुए 100-200 साल से ज्यादा हो चुका है उनका। तो भविष्य में भी अमेरिकन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो विकसित देश हैं इनके लिए अध्ययन करने की अधिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन विकासशील देशों में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की जो विकासशील देश हैं, जिन्हें तीसरी दुनिया कहा जाता है, तृतीय विश्व के नाम से जिन्हें पुकारा जाता है, इन देशों की शासन व्यवस्थाएं हर समय में परिवर्तित होती रहती, बदलती रहती है। तो ज्यादा अध्ययन की सामग्री हमको विकासशील देशों का अध्ययन करके मिल सकती है। तो इसका पूरा ध्यान विकासशील देशों की ओर अधिक है, विकसित देशों की ओर कम है, क्योंकि विकसित देशों में ज्यादा चांस नहीं है परिवर्तन के, लेकिन विकासशील देशों में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। तो जहां आए दिन परिवर्तन हुए राजनीतिक व्यवस्था में, संचालन में, तमाम प्रकार की चीजों में, वहां पर अध्ययन सामग्री अधिक अच्छी तरह से मिल सकती है और उसका अध्ययन करके निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। फिर अंतर अनुशासनात्मक उपागम। अंतर अनुशासनात्मक उपागम का मतलब होता है कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हुए अन्य विषयों की सहायता लेना, क्योंकि जब तक आप अन्य विषयों की सहायता नहीं लेंगे आपका अध्ययन पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे अर्थशास्त्र का, जब तक अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे आपको देश की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी तरह से समझ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ये तमाम चीजें राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। तो अन्य विषयों को भी आवश्यकता अनुसार सहायता लेना अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन कहलाता है। जैसे आजकल नया विषय शुरू हो गया, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से अन्य विषयों की सहायता लेकर के अपने अध्ययन को पूरा करना। फिर मूल्य मुक्त अध्ययन। मूल्य मुक्त अध्ययन का मतलब बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी चीज का, किसी संस्था का, किसी व्यक्ति का या किसी व्यवहार का अध्ययन करना, बिना किसी पूर्वाग्रह के उसका निष्पक्ष अध्ययन करना। मैंने पिछले वीडियो में एक उदाहरण दिया था, 2 विद्यार्थियों का उदाहरण। एक विद्यार्थी
बहुत बढ़िया है, जिसमें विद्यार्थी के 5 लक्षण पाए जाते हैं। काकचेष्टा बको ध्यान मुस्पान निद्रा तथैव च अल्पाहारी सदाचारी विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थी में 5 गुण पाए जाते हैं। दूसरा विद्यार्थी जिसमें कोई गुण नहीं है ये 5 में से, लेकिन परीक्षा में यह विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी डिस्टिंक्शन में पास होता है, और वो जिसमें जो 5 गुण हैं, ये 5 गुणों वाला विद्यार्थी सामान्य अंक लेकर के उत्तीर्ण होता है। कौन विद्यार्थी ज्यादा बढ़िया है? यदि आप मूल्यों के आधार पर मूल्यांकन उसका अंकन करेंगे तो वह पहला विद्यार्थी जिसमें 5 गुण है वह अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा। लेकिन व्यवहार कहता है कि जो परीक्षा, पढ़ने का मतलब परीक्षा है, और परीक्षा में का मतलब होता है अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना। आप में कोई गुण हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि आप अच्छा अंक लेकर पास होते हैं तो आप सराहनीय हैं, आप प्रशंसनीय हैं। तो इस प्रकार से मूल्य मुक्त अध्ययन करना। और फिर मूल्य मुक्त अध्ययन में क्या होता है? मूल्यात्मक अध्ययन में क्या होता है? पक्षपात की पूरी संभावना होती है, जबकि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसमें पक्षपात की, भेदभाव की संभावना नहीं होती। फिर राजनीतिक पर्यावरण का अध्ययन करना, न केवल राजनीतिक पर्यावरण का अध्ययन करना, अपने देश की सभी प्रकार की परिस्थितियों का, वातावरण का, पर्यावरण का अध्ययन करना। और 7वां है राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करना, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक प्रक्रिया पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करती है। तो राजनीतिक प्रक्रिया किस प्रकार से संचालित होती है, इस प्रक्रिया को कौन कौन से लोग किस किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इन सभी चीजों को तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब देखें तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की कुछ विशेषताएं। ये विशेषताएं ऊपर में आ चुकी हैं क्षेत्र के अंतर्गत, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लें। तुलनात्मक पद्धति की विशेषताओं में सबसे पहला वैज्ञानिक पद्धति, क्योंकि आजकल जो हम राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं वो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है कि कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। कंप्यूटर के माध्यम से आंकड़े उसमें फीड किए जाते हैं, निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, और ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं ताकि इन निष्कर्षों को कोई व्यक्ति चैलेंज यदि करता है तो वह चैलेंज में भी वह खरा साबित उतरता है, खरा साबित होता है। तो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जो अध्ययन किए जाते हैं वे ये विश्लेषणात्मक अध्ययन होते हैं, सटीक होते हैं। दूसरा है गैर राजनीतिक तत्वों पर अधिक ध्यान, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था यदि अन्यों को प्रभावित करती है तो अन्य भी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो राजनीतिक पर्यावरण के साथ साथ अन्य पर्यावरण का भी अध्ययन करना इसमें सम्मिलित होता है। तीसरा है गैर पाश्चात्य देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, इस पर चर्चा अभी हो चुकी है। चौथा है गैर लोकतांत्रिक देशों का अध्ययन करना। पहले केवल लोकतांत्रिक देशों का अध्ययन किया जाता था और गैर लोकतांत्रिक देशों को अध्ययन के योग्य नहीं माना जाता था, या दुनिया की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थीं जिसके बारे में लोग जानना नहीं चाहते थे या उनको अच्छी तरह से जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। जैसे साम्यवादी व्यवस्था, जब तक सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था थी और आज चीन में भी साम्यवादी व्यवस्था है, आप वहां पर जा करके चीन में आज जा करके वहां की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई भी सटीक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अनेक प्रकार के बंधन हैं। आपको एक बार में बोल दिया जाएगा, आपको जानकारी नहीं मिल सकती, चले जाइए। वहां पर कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। तो जहां आपको जानकारी अच्छी तरह से मिल सकती है वहां पर आप जानकारी लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। जहां पर जानकारी आपको मिलेगी ही नहीं, आप क्या पढ़ के अध्ययन करेंगे? केवल आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अनुमान भी हमेशा सही होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया में न केवल लोकतांत्रिक देश हैं, अपितु गैर लोकतांत्रिक देश भी बहुतायत मात्रा में हैं। तो इन गैर लोकतांत्रिक देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करना कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था, जैसे अरब देशों में जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उन देशों की व्यवस्था लोकतंत्र तो नहीं है, राजतंत्र है। राजतंत्र भी अनेक प्रकार के सीमाओं के अंतर्गत या अनेक प्रकार के विविधताओं के अंतर्गत वह काम करता है। तो किस प्रकार से काम करता है? तो विभिन्न देशों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। इन व्यवस्थाओं का अध्ययन पर ज्यादा ध्यान रखा जाता है एशिया, अफ्रीका और
दक्षिण अफ्रीका के विकासशील देशों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है। फिर अनुभववादी अध्ययन, तथ्यों आंकड़ों के आधार पर अध्ययन करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका सारणीयन करना, उसके आधार पर निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना और फिर उसके आधार पर निश्चित सिद्धांतों का निर्माण करना। और मूल्य और पूर्वाग्रह मुक्त अध्ययन करना, मूल्यों के आधार पर अध्ययन नहीं करना, पूर्वाग्रह के आधार पर कोई अध्ययन नहीं करना। जो भी अध्ययन होगा तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अध्ययन होगा। और सातवां है व्यापक अध्ययन, न केवल राजनीतिक पर्यावरण का अपितु सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन विभिन्न चीजों का, विभिन्न पर्यावरण का अध्ययन करना, ताकि यह देखा जा सके कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से ऐसे पर्यावरण में काम कर रही है। देश की जो पर्यावरणात्मक स्थिति है वह व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। ये तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की ये विशेषताएं हैं। इसी के साथ क्षेत्र का यह अध्याय समाप्त होता है। आपको धन्यवाद।